Everyone and welcome back to SK1AKS and we're back again with another video of mine जहाँ पे हम लोग JEE Advanced 2025 पेपर 1 सॉल्व करेंगे एंड आज हम लोग सेक्शन 2 इस पेपर का सॉल्व कर देंगे इस वीडियो में एंड विल जस्ट लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। 3 प्रॉब्लम्स है 5, 6 एंड 7। जो 5th प्रॉब्लम है will 5th of the entire paper, first of the section, a conducting square loop of side capital L, mass capital M and resistance capital R is moving in the xy plane with its edges parallel to the x and y axis. The region y greater than or equal to 0 has a uniform magnetic field vector B equals B naught k cap. The magnetic field is 0 everywhere else at time t equals 0. The loop starts to enter the magnetic field with an initial velocity v naught j cap meter per second as shown in the figure. Considering the quantity capital K equals B naught square L square over Rm in appropriate units, ignoring self-inductance of the loop and gravity, which of the following statement is or are correct? तो यहाँ पे मैं फिगर पहले बना देता हूँ, उसके बाद हम स्टेटमेंट्स को देखेंगे। ये हो गया y एक्सेस, ये हो गया z एक्सेस एंड एक हमारे पास एक ऐसा लूप है कुछ, दिस इज द x एक्सेस एंड एक ऐसी हमारी लूप है लेंथ L की। ऑलराइट, ये आगे जा रहा है एक इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से एंड यहाँ पे फॉर ऑल y दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बेसिकली क्या हो रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, z के डायरेक्शन में, वेक्टर b इक्वल्स b नॉट के कैप। अब ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है फॉर ऑल y दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कंसिडरिंग कि ये t इक्वल 0 पे लूप मैग्नेटिक फील्ड इंटर करना स्टार्ट करता है एंड इसकी जो लेंथ है कैपिटल L है, मास कैपिटल M है एंड रेजिस्टेंस कैपिटल R है एंड इट इज़ अ कंडक्टिंग लूप एंड हम लोग एक क्वांटिटी कंसिडर करेंगे कैपिटल K इक्वल्स B नॉट स्क्वेयर L स्क्वेयर ओवर RM, जिसके टर्म्स में अपने इक्वेशंस लिखेंगे। तो हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं, ऑप्शन ए, इफ़ V नॉट इक्वल्स 1.5 KL द लूप विल स्टॉप बिफोर इट इंटर्स कम्प्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहली चीज़ ये स्टॉप करेगा ही क्यों? लेट्स लुक एट दैट। क्योंकि जैसे ये इंटर करना शुरू करेगा यहाँ पे इसके थ्रू, ये जो कंडक्टर है इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी। पहले जब ये इसके बाहर थे इसके थ्रू क्या मैग्नेटिक फ्लक्स थी? वेल ये रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ऑल y दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 में इतनी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ से इस साइड पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ से जैसे इस साइड आया मैग्नेटिक फील्ड आए। तो जैसे इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड, इसका एरिया ये होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा, तो इसके थ्रू क्या बनेगी? एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी। तो अगर मैंने इस एरिया के अबाउट, दिस इज द एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, दिस इज द एरिया वेक्टर, तो अगर मैंने इस एरिया के थ्रू बेसिकली इस प्लेन के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया तो पूरा 0 आया। लेकिन जैसे v नॉट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आता है। तो जब मान लो इतना पोर्शन यहाँ पे आ जाता है तो अब इसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड है इस एरिया के थ्रू, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इसके एक मैग्नेटिक फ्लक्स बन गई। और जैसे ये ज़्यादा आगे जाता जाते और एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोइंसाइड करती रहती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? द फैक्ट दैट इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इमर्स करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रही है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए चेंज कर रही है, राइट। एंड जब ये चेंज करेगी टाइम के साथ तो क्लियरली EMF इंड्यूस्ड होगी। EMF का जो जनरल बेसिकली इंड्यूस्ड EMF का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इतनी EMF बेसिकली होती है, लेकिन इस केस में अगर हम लोग देखें ये किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है? वेल मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड तो खुद कांस्टेंट है, जो एरिया इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है वो चेंज कर रहा है। किस रेट से चेंज कर रहा है? पहली चीज़ ये वाला, ये इसका टोटल एरिया क्या है? 10L टाइम्स में 10L L स्क्वेयर सर्टेनली, लेकिन जो एरिया इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है वो किस रेट पे इंक्रीज़ कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वांटिटी L टाइम्स में जिस रेट से ये जो डिस्टेंस है इंक्रीज़ करिए, किस रेट से इंक्रीज़ करिए? वेल ये v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं तो ये जो y डिस्टेंस है किस रेट से इंक्रीज़ करिए? v नॉट से। मतलब क्या हो गया?
this is basically the rate at which this area is changing is what is L times V naught. तो यहाँ पे EMF क्या हो जाती है, B naught V naught L, and this is a standard formula जो कि I think सबको पता होता है. Here we just quickly derived it. That is the motional EMF जब एक ऐसा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा. लेकिन अब देखो बेसिकली अगर ये EMF कुछ इतनी जनरेट हो रही है, इसकी वजह से करंट भी जनरेट होगी. क्या करंट जनरेट होगी, करंट हो जाएगी B नॉट V नॉट L डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस R. जो EMF इंड्यूस्ड हो है डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस, दैट इज़ द इंड्यूस्ड करंट. एंड अब ये जो इंड्यूस्ड करंट होगी इसका EMF कुछ ऐसा होगा, इसकी ये बाय लेंस लॉ ऐसे डायरेक्शन में होगी सच दैट अब ये जो बेसिकली हमारा कंडक्टर है जो कि इसके थ्रू मूव करना चाह रहा है, यू नो कि कोई भी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट अपोज होगा. बेसिकली द करंट गोज इन सच डायरेक्शन एंड दैट इज़ लेंस लॉ. लेंस लॉ बेसिकली यही कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा इट विल बी सच दैट ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो फ्लक्स को अपोज करेगा. लेकिन जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू चेंज को अपोज करेगा, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज करनी चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो करंट की वजह से, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स विल बी सच दैट अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी. मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी. मतलब अब ये रिटार्ड करेगा. So that is basically why it could come to rest in the first place. हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, मैग्नेटिक फोर्स उस पर कितना एक्ट करेगा. वेल करंट आई कैरी कर रहा है तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स में करंट आई हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है, टाइम्स में इसकी जो लेंथ है L हो गई. करंट हमें पता है B नॉट V नॉट L ओवर R, तो ये हो गया B नॉट स्क्वेयर L स्क्वेयर ओवर में हो गया हमारा R, यहाँ पे होगी V नॉट. अब देखो ऑल्दो मैंने यहाँ पे V नॉट लिखा है, लेकिन जैसे इसके अंदर इंटर करते हैं इसकी वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड एट नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर इंस्टेंट लिखता हूँ, बट यहाँ पे मैं V लिख दे रहा हूँ. ऑलराइट, इनफैक्ट यहाँ पे भी मैं V ही लिखता हूँ. ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी V नॉट, किसी भी इस इंस्टेंट पे जब इसकी जो वेलोसिटी है V होगी तब EMF B नॉट V L हो जाएगी. एट द इनिशियल मोमेंट ये इतनी थी. तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फोर्स. फिर हमारा एक्सेलरेशन हो गया B नॉट स्क्वेयर L स्क्वेयर ओवर R टाइम्स में इसका मास ये हो गया V, एंड ये क्वांटिटी हमें बताई गई है K है, तो इसे हम लोग K लिख देंगे सिंस हमें पता है एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी. अब हम लोग अपने माइनस साइन यहाँ पे लगा सकते हैं. तो एक्सेलरेशन क्या मिल गया, माइनस KV मिल गया. सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, इट इज सिमिलर टू अ विशियस ड्रैग फोर्स. ऑलराइट, फिर हमसे ऑप्शन में बोला गया था कि जब V नॉट 1.5 KL है तो देन द लूप विल स्टॉप बिफोर इट कम्प्लीटली इंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब बिफोर ये जो पूरा है ये L अमाउंट से डिस्प्लेस होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस L है तो बिफोर इट इमर्जेस कम्प्लीटली इन दिस का मतलब क्या, बिफोर इतना टाइम पास हो चुका है, या फिर ये जो हमारी बेसिकली हर पॉइंट है ऑन दिस पर्टिकुलर लूप L डिस्टेंस मूव कर चुका है. तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अगर एक्सेलरेशन इतनी है तो एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ V dV बाई में dx. इनफैक्ट dx नहीं dy, क्योंकि यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, दिस इज़ द y एक्सिस. क्या हो गया, माइनस KV हो गया. V से V कैंसिल करो एंड V अब हमारा मिल जाता है, इसे इंटीग्रेट करेंगे, डेल्टा V इक्वल्स माइनस KY हो जाएगा. तो V हो जाएगा V नॉट माइनस KY. और ऐसे अब हम लोग अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे इसे स्टार्ट करेंगे तब ये कम्प्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इमर्स कर जाएगा. हम लोग वो मिनिमम वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं. तो जो मिनिमम वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो हम लोग वो केस देखेंगे जहाँ पे जैसे ये कम्प्लीटली इमर्स करता है तो उस केस में ये कम्प्लीटली रुक जाता है. सो दैट वुड बी अ मिनिमम वाली केस. मतलब हम लोग फाइनल वेलोसिटी 0 सेट करते हैं, जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो L के इक्वल होगा, क्योंकि कम्प्लीटली इमर्स करने का मतलब क्या है, इसका ये जो भी पॉइंट है ये भी यहाँ पे आ जाएगा. इस पॉइंट को यहाँ पे एटलीस्ट आने के लिए क्या डिस्टेंस होगी, L होगी.
मतलब हमारी जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है l है, तो 0 इक्वल्स वी नॉट माइनस के एल, मतलब वी नॉट क्या हुआ के एल के इक्वल हो गया। इतनी इनिशियल वेलोसिटी से शुरू करेंगे तब ये कम्प्लीटली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इमर्स कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं वी नॉट इक्वल्स 1.5 के एल, लेकिन अगर हम लोग रखते हैं तब v naught equals 1.5 kl, the loop will stop before it completely enters inside the region of magnetic field। ये एक लिमिटिंग केस था, रिमेंबर कि v naught equals kl पे ये completely इमर्ज कर जाता है, इट डजंट स्टॉप बिफोर इट इमर्जेस, क्योंकि उस पर क्या है, उस पर l अमाउंट के डिस्टेंस हमारी कवर हो चुकी है एंड देन वो वहाँ जाके रुक जाएगा। तो kl स्पीड से शुरू किया तो ये कम्प्लीटली इमर्ज कर गया, उससे पहले स्टॉप नहीं हुआ। यहाँ पे तो 1.5 kl है, मतलब उस मिनिमम से भी ज़्यादा स्पीड, तो क्लियरली पता है ये कम्प्लीटली खुद को इसमें इमर्ज कर लेगा और आगे भी जाएगा। सो द स्टेटमेंट कि अगर 1.5 kl इनिशियल स्पीड से शुरू करें तो अंदर जाने से पहले ही कम्प्लीटली रुक जाएगा इज़ एन एंटायरली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मतलब ये हमारी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी है व्हेन द कंप्लीट लूप इज इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप इज 0। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। एक कम्प्लीटली कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब ये कम्प्लीटली इसके अंदर आ जाएगी तो अब जो हमारा एरिया चेंज हो रहा है विच कोइंसाइड्स विद द मैग्नेटिक फील्ड, ये नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? वेल इसका जो टोटल एरिया है क्या है, एल स्क्वेयर है, लेकिन यहाँ पे क्यों बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस हो रही है? ईएमएफ इसलिए इंड्यूस हो रही है क्योंकि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे इसके अंदर जाता है और इसका जो प्लेनर एरिया है और प्लेनर एरिया इसके अंदर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा। एंड जैसे ये एरिया इंक्रीज हो रहा है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर है, तब हमारी फ्लक्स इंक्रीज हो रही है एंड ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। एंड उस ईएमएफ इंड्यूस्ड की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट बन रहा है। एंड सिंस अब ये कंडक्टर के अंदर करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तब उसकी वजह से फोर्स एक्सर्ट हो रहा है एंड एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन जब ये कम्प्लीटली इसके अंदर है, कम्प्लीटली इसके अंदर है, अब इसके इस रीजन के अंदर ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, हमें बेसिकली ये चीज़ पता है क्योंकि बी तो स्पेशली कांस्टेंट है, इनफैक्ट टाइम में भी चेंज नहीं करे। अब ये पूरा एरिया इसके ऑलरेडी अंदर है, तो वो एरिया ऐसा कोई आप नहीं कंसिडर कर रहे जो कि और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कि इंक्रीज करे जो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ईएमएफ क्या हो गई, ईएमएफ हमारी 0 हो गई। तो ईएमएफ इस केस में 0 है, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, तो अब इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी। तो ये जब कम्प्लीटली लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में है तो इस पर नेट फोर्स क्या सच में हो जाएगी, ज़रूर 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, वी नॉट इक्वल्स के एल ओवर 10 द लूप कम्स टू रेस्ट एट टी इक्वल्स 1 ओवर कापा नेचुरल लॉग ऑफ 5 ओवर 2, कि जब वी नॉट के एल ओवर 10 के इक्वल है तो लूप कब रेस्ट पे आती है, 1 ओवर कापा नेचुरल लॉग ऑफ 5 ओवर 2 पे आती है। पहली चीज़, एक चीज़ देख लो कि हमारा ये जो बेसिकली बताया गया है, जैसा हम लोगों ने फाइंड किया, अगर इसे के एल से स्टार्ट करते हैं तो ये कम्प्लीटली इमर्ज कर जाएगी, कम्प्लीटली इमर्स कर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन पे। नाउ दैट इज़ फॉर सर्टेन। लेकिन जैसे इसे और हम लोग इसके पास ले जा रहे हैं, मान लो किसी आर्बिट्रेरी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से ले गए, तो क्लियरली यहाँ पे बैकवर्ड प्रपोर्शनल टू दैट वेलोसिटी एट एनी मोमेंट इस पे एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, फोर्स एक्ट कर रही है, तो ये बैकवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये क्या ये t इक्वल्स 1 ओवर कापा, माई बैड, 1 ओवर के नेचुरल लॉग 5 ओवर 2 पे स्टॉप होता है व्हेन वी नॉट इक्वल्स के एल ओवर 10। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सिंस हम लोगों ने एक्सेलरेशन को वी डी वी ओवर डी वाई लिखा था एंड फिर अपने इक्वेशन सॉल्व किए कि v इक्वल्स वी नॉट माइनस के वाई, एंड हमारी किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी को हम लोगों ने किसके फंक्शन में लिखा, डिस्टेंस के फंक्शन में। लेकिन अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, अब हम लोग एक्सेलरेशन को लिखते हैं डी बाई डी टी, एंड अब ये हो जाता है माइनस के वी, एंड तब हमें बेसिकली पता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ, इनफैक्ट वी नॉट
इनिशियल मोमेंट वाली वेलोसिटी, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी। इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो अगर v बेसिकली हो गया v नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी, तब हम लोग देख सकते हैं कि किस टाइम पे अगर v नॉट के एल ओवर 10 है तो किस टाइम पे ये लूप कम्प्लीटली रेस्ट पे आएगी। ये हो गया हमारा के एल ओवर 10। ऑलराइट, कम्प्लीटली रेस्ट का मतलब ये जो चीज़ है ये ज़ीरो है, तो के एल ओवर 10 तो कांस्टेंट है, मतलब अब ये ज़ीरो होना पड़ेगा। मतलब आपका 1 ओवर एक्सपोनेंशियल के टी को ज़ीरो होना पड़ेगा, तो एक्सपोनेंशियल के टी को इन्फिनिट होना पड़ेगा, जिसकी वजह से टी इन्फिनिट होना पड़ेगा। तो जब टाइम की वैल्यू इन्फिनिटी है तब ये लूप कम्प्लीटली रेस्ट पे आएगी इस केस में, जब टाइम क्या है इन्फिनिटी। एंड दिस माइट सीम अ स्ट्रेंज या फिर काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट कि कैसे ऐसा है कि टाइम जब इन्फिनिट है तब ये लूप रेस्ट पे आ रही है, जबकि क्लियरली जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी ये तो है 0.1 kl, जबकि अगर हम लोगों ने kl से स्टार्ट किया, kl स्पेस से स्टार्ट किया, तो ये बैरली इसके अंदर इमर्स कर जाती है। ऑलराइट, बैरली इसके अंदर कम्प्लीटली इमर्स कर रही है, मतलब दैट इज़ द मिनिमम स्पीड। तो ये तो मिनिमम स्पीड से काफ़ी ज़्यादा कम है, दिस इज 0.1 ऑफ द मिनिमम स्पीड, तो क्लियरली इससे आने से पहले रुक जाना चाहिए। एंड सर्टेनली ये कभी इस लूप के अंदर पास नहीं करेगी, मतलब कभी इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन के अंदर कम्प्लीटली इमर्स नहीं करेगी, लेकिन ये हमेशा स्लो डाउन होती रहेगी। रिमेंबर, वेलोसिटीज हियर इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमेशा स्लो डाउन करती रहेगी, इसकी स्पीड हमेशा घटती रहेगी, लेकिन कभी ज़ीरो नहीं होगी अंटिल इन्फिनिटी। तो क्या ये इसके अंदर जाएगी? वेल, इसके अंदर कभी नहीं जाएगी, लेकिन स्टिल ये हमेशा धीरे धीरे मोशन में चलती रहेगी एंड बेसिकली ये इवेंचुअली रुक जाएगी, स्टिल नॉट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन, इवेंचुअली किसी पॉइंट पे आके रुक जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ही कम्प्लीटली, मतलब सर्टेन पोर्शन तो जा रहे हैं लेकिन इसका ये रीजन अभी भी यहाँ पे रुक जाएगा। एंड कब रुकेगा? t इक्वल्स इन्फिनिट पे, एंड इट विल नेवर एंटर इनसाइड दैट। तो यू हैव दैट t इक्वल्स इन्फिनिट पे ये रेस्ट पे आएगी, लेकिन ऑप्शन सी हमारा कहता है कि अगर v नॉट के एल ओवर 10 है तो बेसिकली ये रेस्ट पे कब आएगी? 1 ओवर के नेचुरल लॉग ऑफ 5 ओवर 2 पे आएगी। दैट इज़ गलत, ये रेस्ट पे इन्फिनिटी पे आएगी, मतलब ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। तो हम लोग बेसिकली देख सकते हैं एक ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, माय बैड रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है, एंड उसके बाद ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी देखते हैं, इफ वी नॉट इक्वल्स 3 kl द कंप्लीट लूप इंटर्स इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम t इक्वल्स 1 ओवर k नेचुरल लॉग ऑफ 3/2। तो ये सिमिलर केस है, तो मैं वही इक्वेशन लिखता हूँ, v इक्वल्स वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। एंड यहाँ कहा गया है कि अगर v नॉट को हम लोगों ने क्या ले लिया? 3 kl ले लिया, तो ये हो गया 3 kl एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। तब ये जो कंप्लीट लूप है पूरी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एंटर कर जाती है, कब? टाइम t इक्वल्स 10 पे। लेट्स कैलकुलेट कि किस टाइम पे ये करेगी। मैं बेसिकली कंसिडर कर देता हूँ रेस्ट पे आने की बात पहली चीज़ नहीं हो रही, इट डजंट से कि इस टाइम पे रेस्ट पे आ जाएगी या फिर कोई मिनिमम वाला केस। तो अब हमें वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं, डिस्टेंसेस के टर्म्स में काम करना होगा। सो dv हो जाएगा 3 kl एक्सपोनेंशियल माइनस के टी डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। y इक्वल 0 से शुरू हुई, ऑलराइट, किसी y पे गई, अगर मैं y एज अ फंक्शन ऑफ 10 निकालता हूँ 3 kl हो गया, t इक्वल 0 पे t इक्वल्स 0 पे भी ये 1 हो जाएगा, एक माइनस इधर आएगा तो इससे हम लोग स्वैप कर देंगे, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल हो गया ऑफ माइनस के टी, एंड यहाँ पे एक नीचे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, नीचे आ जाएगा k। ऑलराइट, k से कैंसिल हो गया, 3l 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी बचा। दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एंड हम लोग से कहा जा रहा है कि जब v नॉट हम लोगों ने 3 kl, जो कि मैंने ऑलरेडी सब्सटीट्यूट कर दिया है, तब कंप्लीट लूप मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में किस टाइम पे आएगी? इस टाइम पे आएगी। कंप्लीट लूप इंटर करेगी, मतलब डिस्टेंस क्या भी ट्रैवल हुआ? l ट्रैवल हुआ, तो इस l से इस l को कैंसिल कर दो, ठीक है, l से l को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या मिला? 1 इक्वल्स 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ
इनफैक्ट 3 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ क्या, 3 टाइम्स 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ऑल राइट। फिर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी क्या हुआ, 1 माइनस 1/3 हुआ, मतलब 2/3। तो अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी इतना है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ के टी क्या हुआ, 2/3 हो गया। फिर मैंने दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया, के टी हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2/3, मतलब टी किसके इक्वल आया, 1/k नेचुरल लॉग ऑफ 2/3 के इक्वल आया। सो इट इज़ 2/3 राइट। इनफैक्ट यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, माय बैड, 3/2, क्योंकि हम लोगों ने इसे रिवर्स किया है। तो अगर हम लोगों ने V0 इक्वल्स 3KL इनिशियल स्पीड से इसे यहाँ से स्टार्ट किया है, इतनी इनिशियल स्पीड दी है, सो बाय द टाइम 1/k नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 पास करता है, तो बेसिकली क्या होगा, ये लूप कम्प्लीटली इसके अंदर इमर्स हो जाएगी। हम लोगों ने इस चीज़ को इंटीग्रेट करके एंड y इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम करके निकाला है। ये क्या कहता है, t इक्वल्स 1/k नेचुरल लॉग ऑफ 3/2 पे, एंड दैट एग्जैक्टली मैचेस विद व्हाट वी हैव गॉट हियर। मतलब हमारा जो ऑप्शन डी होगा इस सिचुएशन में ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो बी एंड डी हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे। एक बार मैं फिर से ऑप्शंस बता देता हूँ। जो पहला कह रहा था कि 1.5 KL पे लूप स्टॉप कर जाएगी बिफोर इट इंटर्स, वी फाउंड इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि हमारी जो मिनिमम स्पीड है जिसकी वजह से कम्प्लीटली इंटर कर ही जाएगी दैट इज़ KL, एंड यहाँ पे V0 क्या था, 1.5 KL, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इंटर कर जाएगी। बी में बता रहा था जब ये कम्प्लीटली उसके अंदर है तो हमारी मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गई, विच इज़ क्लियर क्यों 0 हुई। सी वाज की 0.1 KL पे बेसिकली क्या होगा, लूप इतने टाइम पे रेस्ट पे आ जाएगी। टाइम की बात करें तो कभी रेस्ट पे नहीं आने वाली, इट इज़ ओनली एट इन्फिनिट जब ये रेस्ट पे जाएगी, क्योंकि V आपका V0 कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी कम हो, लेकिन V इज़ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, मतलब इन्फिनिटी पे ही 0 होगा। एंड डी हो गया आपका कि इतनी स्पीड 3KL इनिशियल स्पीड से स्टार्ट किए तो किस टाइम पे कम्प्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में इमर्स कर जाएगी। वी हैड फाउंड यूजिंग दिस इक्वेशंस कि जब डिस्टेंस L अमाउंट ट्रैवल होगा, मतलब कम्प्लीटली इमर्स करने के लिए इस टाइम पे होगी, एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके आगे आई हैव टू पॉज द वीडियो एट दिस पॉइंट एंड इरेज ऑल ऑफ इट, एंड देन विल प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, वी आर बैक वंस अगेन। अब हम लोग 6th प्रॉब्लम देखते हैं, एंड दिस इज length, breadth and thickness of a strip having a uniform cross section are measured to be 10.5 cm, 0.05 mm and 6.0 micrometer respectively. Which of the following option or options give or gives the volume of the strip in cubic centimeter with correct significant figures? तो एक स्ट्रिप है, इसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एंड द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को मेजर कर रहे हैं, दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज 0.05 मिलीमीटर। लेंथ इसकी ब्रेड्थ और इसकी विड्थ है 6.0 माइक्रोमीटर। तो इसमें से कौन से ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ इनफैक्ट ऑप्शंस लिख भी देता हूँ। 3.2 टाइम्स 10 पे पावर -5 हो गया, 32.0 टाइम्स 10 पे पावर -6 हो गया, 3.0 टाइम्स 10 पे पावर -5 हो गया, एंड 3 टाइम्स 10 पे पावर -5 हो गया। पहली चीज़ इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग बस डिजिट्स देख लेते हैं। क्योंकि अगर इनके ऑर्डर्स देखें तो चारों नंबर के ऑर्डर्स आपको सिमिलर दिखेंगे। 32.0 टाइम्स 10 पावर -6 हैज़ द सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एज 3.2 टाइम्स 10 पे पावर -5। इनफैक्ट ये दोनों अगर आप देख रहे हो तो कम्प्लीटली इक्विवेलेंट नंबर्स आपको दिख रहे हैं, नॉट कम्प्लीटली इक्विवेलेंट, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आती है। ऑलराइट, एंड इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो सेम है। यहाँ पे 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई करोगे, एक 5 आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड फिर 2 उधर चला जाएगा, फिर इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे कहीं से, सो 6 5 30, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इवेंचुअली दिख रहा है कि 3 and 2 के फिगर्स में ही आपको ये रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तो आप ये रिज़ल्ट एक्सेप्ट करोगे या फिर ये या फिर ये या फिर ये, बिकॉज दे आर एक्चुअली क्विट डिस्टिंक्ट। हाउ, अगर आपने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आ रही, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें हो गए 3।
3 कैसे, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं 1 एंड 5, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। एंड यहाँ पे 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच अगर एक डिजिट होती है, ज़ीरो भी होती है, तो उस केस में बेसिकली क्या, तो उस केस में 0 भी एक सिग्निफिकेंट फिगर होता है। सो यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 0.05 है, एक तो 1 हो गया। लेकिन फिर अगर एक ऐसे आपके ट्रेलिंग ज़ीरोज़ होते हैं जैसे 0.05 केस में, तो आपको क्लियरली पता है इस ज़ीरो को एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसिडर किया जाएगा। पॉइंट के पहले जो ज़ीरो होता है उसे एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसिडर किया जाता है। ऑलराइट, एंड उसके बाद अनलेस यहाँ पे भी कोई डिजिट है, यहाँ पे कोई डिजिट होगा तो इस केस में 0 भी सिग्फिग होगा। यहाँ पे इसके बाद पॉइंट के बाद भी इसे एक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कंसिडर करेंगे अनलेस ये जो हमारे पास नंबर था ये एक होल नंबर था। तो इस केस में क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद यहाँ पे 6.0 है, इसमें 2 हो गए, एक तो ये हो गया 6 क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट है, एंड यहाँ पे एक होल नंबर है, इसके बाद डेसिमल लगा तो इसके बाद ये बेसिकली जो 0 होगा इससे एक सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाएगा 2। तो यहाँ पे 3 फिगर्स हैं, यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको पता है रूल की जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट निकल के आते हैं उसमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए जो कि इक्वल होते हैं टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अमॉन्ग दोज डिजिट्स दैट यू आर मल्टीप्लाइंग दोज नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे कम किस में है, इसमें है, कितने हैं 1 है, तो हमारे आंसर में सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। 3.2 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, टोटल 2 हो गया। 32.0 यहाँ पे 3 हो गया क्योंकि 3 and 2 2 डिजिट्स हैं। डॉट में फिर यहाँ पे जो 0 लगा है ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि डॉट के पहले इस यहाँ पे एक होल नंबर था, नॉन ज़ीरो होल नंबर था, तो यहाँ पे 3 हो गए। 3.0 में एक ये हो गया, फिर डॉट लग गया, डॉट के बाद 0 को सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि डॉट के पहले एक नॉन ज़ीरो नंबर था, तो यहाँ पे 2 हो गए। यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा है तो एक सिग्निफिकेंट फिगर ही है, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा 3 × 10⁻⁵। तो ऑल्दो ये चारों ऑप्शंस इक्वल तो दिखते हैं या फिर इक्विवेलेंट, या फिर आपने ये आर्ग्यू कर लिया कि 3.2 एंड 3.0 इक्वल नहीं है, सो वेल फेयर इनफ। 3 एंड 3.0 क्या ये इक्वल हैं? वेल जहाँ पे एरर्स की बात आती है दे नॉट एग्जैक्टली इक्वल, क्योंकि यहाँ पे अलग एरर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो डिफरेंट है। द करेक्ट आंसर इज ओनली 3 × 10⁻⁵। तो ऐसे हम लोगों ने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। मैं यहीं से इसे रेज कर देता हूँ एंड देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। एंड फिर हमारे पास 7th केस है। 7th प्रॉब्लम गोज लाइक, कंसिडर सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड स्ट्रिंग्स S1, S2 and S3 with uniform linear mass densities mu kg/m, 4 mu kg/m and 16 mu kg/m respectively as shown in the figure. S1 and S2 are connected at the point P, whereas S2 and S3 are connected at the point Q, and the other end of S3 is connected to a wall. A wave generator O is connected to the free end of S1. The wave from the generator is represented by y = y0 cos omega t minus kx centimeter, where y0, omega and k are constants of appropriate dimensions. Which of the following statements is or are correct? तो यहाँ पे पहले मैं इस चीज़ को, इस डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ या फिर फिगर को। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक वेव जनरेटर है O, जिसे फ्री एंड ऑफ S1 से कनेक्ट किए हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है एक दूसरा मीडियम S2 एंड यहाँ पे आ जाता है एक तीसरा मीडियम S3 एंड दिस इज वेल दीज आर बेसिकली स्ट्रिंग्स एंड S3 के इस एंड को एक वॉल से कनेक्ट किए हैं। इसके लिनियर मास डेंसिटी है 16 म्यू, इसकी है 4 म्यू एंड S1 की है सिंपली म्यू। इस पॉइंट को P कहा गया है, इस पॉइंट को Q कहा गया है। एंड यहाँ से जो वेव जनरेट हो रही है दिस इज y = y0 cos kx minus omega t। ऑल राइट, तो अब हम लोग अगर देखें सो इट बेसिकली गोज लाइक, ऑप्शन ए है व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम P for the first time the reflected wave is represented by y = α1 y0 cos omega t plus kx plus pi centimeter, where alpha is a positive constant। ऑप्शन ए कहता है
कि जब ये वेव जनरेटर ने वेव जनरेट की और ये मीडियम S1 के थ्रू बेसिकली स्ट्रिंग ट्रैवल करता है, पहले हमें पता है कि पॉइंट P पे आएगा, तो यहाँ पे एक मीडियम म्यू है, बेसिकली इसका जो लिनियर मास डेंसिटी म्यू है, एंड ये देख दूसरे स्ट्रिंग पे स्विच करेगा, दूसरे स्ट्रिंग पे जाएगा जिसके एक डिफरेंट लिनियर मास डेंसिटी है विच इज़ अ डेंसर, क्योंकि इसके लिनियर मास डेंसिटी क्या है 4 म्यू है। तो यहाँ पे हमें पता है दो चीज़ें होंगी, ये पहले तो ये वेव ब्रेक कर जाएगा दो पार्ट में एंड इसका एक कंपोनेंट चला जाएगा S2 को, दूसरा कंपोनेंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक हमारी यहाँ से ट्रांसमिटेड वेव चली गई, दूसरे रिफ्लेक्टेड वेव चली गई, और ये कह रहा है कि जब ये वेव P से रिफ्लेक्ट होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, इस रिफ्लेक्टेड वेव को आप कहोगे अल्फा 1 y0 cos ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस पाई। इस रिफ्लेक्टेड वेव दैट्स इट, वेयर अल्फा क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। वेल हमें पता है कि जब कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है एक ऐसे पॉइंट से, उसका फेज शिफ्ट कर जाता है कितने अमाउंट से, पाई से, पाई अमाउंट का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो पहले देखो यहाँ पे cos ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी था, यहाँ cos ऑफ के एक्स, यहाँ पे cos ऑफ हो गया ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, पाई अमाउंट का फेज डिफरेंस आया, दैट इज परफेक्ट। क्लियरली इसका कोई कांस्टेंट टाइम्स में यही होगा, दैट इज क्लियर कि अगर आपकी इतनी वेव है, इसे दो पार्ट में ब्रेक किए, तो उसका एक पार्ट आई कैन राइट एज ये जो हमारे इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी, ये इनिशियल एम्पलीट्यूड टाइम्स में सम कांस्टेंट, दैट इज आल्सो परफेक्ट। एंड हमारी सिंस वेव अब रिफ्लेक्टेड हो चुकी है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, इस डायरेक्शन में। तो जब ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी, तो हमें पता है कि ये जो कोसाइन होगा कि एक्स माइनस ओमेगा टी का होगा, लेकिन जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर जाती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस दैट इज कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, लेकिन जब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स चलता है तो ये के एक्स प्लस ओमेगा टी हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें y इक्वल्स वाई अल्फा 1 फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट अल्फा, y नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई इज एग्जैक्टली जैसे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम पॉइंट P होनी चाहिए। सो इन दिस केस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। Option B, when the wave transmits through P for the first time, the transmitted wave is represented by y equals alpha 2 y naught cos of omega t minus kx centimeter, where alpha 2 is a positive constant. Y equals alpha 2 y naught cos omega t minus kx, all right, ओमेगा टी माइनस के एक्स सेंटीमीटर। यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे आई कैन ओनली सी नाउ मिस कर दिया, ये जो साइन एक नेगेटिव रिलेटिव साइन तो होगा, लेकिन इट इज़ ओमेगा टी माइनस के एक्स, नॉट माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी, डजंट चेंज द आर्ग्यूमेंट्स अगेन। तो जब ये वेव इसके थ्रू ट्रांसमिट करती है, तो दिस इज हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट अल्फा 2। अब देखो यहाँ पे बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि ये वेव रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, ये वेव इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो फेज डिफरेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन देयर इज़ वन प्रॉब्लम हियर कि सिंस इसकी जो लिनियर मास डेंसिटी है ये है म्यू, ये जब मीडियम S2 में जाता है, ट्रांसमिट होता है पॉइंट P के थ्रू, तो लिनियर मास डेंसिटी है 4 म्यू। हमें पता है द स्पीड ऑफ अ वेव ऑन दिस स्ट्रिंग इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन T डिवाइडेड बाय में लिनियर मास डेंसिटी। तो जब आपकी मीडियम की लिनियर मास डेंसिटी चेंज हुई, तो स्पीड भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। स्पीड कैसे, हमें पता है कि इस केस में चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वेव को लिखा गया है अल्फा 2 y नॉट, ये नई एम्पलीट्यूड, फायर इट इज ये एम्पलीट्यूड, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। जो स्पीड ऑफ दिस वेव क्या होगी, स्पीड ऑफ दिस वेव हो जाएगी हमारी k डिवाइडेड बाई में ओमेगा, राइट, मोर करेक्टली ओमेगा डिवाइडेड बाई में k, दैट इज ये जो t का कोएफिशिएंट होता है डिवाइडेड बाई में x का कोएफिशिएंट होता है। अब यहाँ पे t का एंड x का कोएफिशिएंट का रेशियो देखें तो दिस इज ओमेगा बाई k, दैट विल बी द स्पीड ऑफ द वेव। यहाँ पे भी t एंड x के कोएफिशिएंट का रेशियो सेम है, दैट इज ओमेगा ओवर k। तो इन दोनों केसेस में, इन दोनों एक्सप्रेशन में हमें सेम स्पीड दिख रही है, लेकिन ऑल्दो हमें पता है कि वेव क्या जा रही है, एक डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब इसकी स्पीड अब क्या हो जानी चाहिए, यहाँ पे अब 4 म्यू है, मतलब वेव की स्पीड ये इस मीडियम में जो स्पीड होगी, इस मीडियम के हाफ स्पीड हो जानी चाहिए। मतलब क्या है, ये इस ट्रांसमिटेड वेव के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी अगर देखते हैं,
When the wave reflects from Q for the first time, the reflected wave is represented by y equals alpha 3 y naught cos omega t minus kx plus pi centimeter. Alpha 3 is a positive constant. This is saying कि alpha 3 y naught कह दो and cos of क्या, cos of omega t minus kx plus pi. अब देखो यहाँ पे तो जैसे इसके अंदर ट्रांसमिट किए तो कोई फेज डिफरेंस नहीं आया, फिर ये पॉइंट क्यू पे जाती है एंड यहाँ से जो रिफ्लेक्ट वेव करती है फिर फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा. तो ये पाई वाला टर्म तो करेक्ट है. एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में अब देखो जैसे एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जाए तो ऑब्वियसली ओमेगा टी माइनस के एक्स होना चाहिए. ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स के टुवर्ड्स जाए तब ये ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा. मतलब यहाँ पे सिंस माइनस साइन है मतलब ये एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है. एक तो ये हमारा पार्ट हो गया कि एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं है क्योंकि ये माइनस साइन है. दूसरा पार्ट क्या है, जैसे ये वेव S2 के अंदर जाए इसकी स्पीड हाफ होनी चाहिए, मतलब ये हाफ v नॉट होना चाहिए. तो वी आर क्लियरली सेइंग कि यहाँ पे भी ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है. रेशियो लोगे तो ये ओमेगा बाई के है एंड दिस इज द सेम एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पे मिला. मतलब इस मीडियम में जो हमें स्पीड मिल रही है फिर से हम लोगों ने वही स्पीड दी है इस मीडियम में, तो वो भी एक गलत चीज़ है, वो भी हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि इट शुड एक्चुअली द रेशियो बिटवीन देम वुड गो लाइक हाफ. मतलब यहाँ पे डबल हो जाना चाहिए, यहाँ पे माइनस में 2k हो जाना चाहिए. तो जो हमारी बेसिकली इस एक्सप्रेशन में इनकरेक्ट था वही दैट इज द सेम प्रॉब्लम विद दिस एक्सप्रेशन, प्लस कि यहाँ पे माइनस साइन लगा है इंस्टेड ऑफ प्लस. तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी देखें, व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू क्यू फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स अल्फा 4 y नॉट cos ओमेगा t माइनस 4 kx सेंटीमीटर, वेर अल्फा 4 इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट. तो इस केस में कह रहे हैं कि जब ये Q के थ्रू पहली बार ट्रांसमिट कर गई, मतलब पहले S1 के थ्रू ट्रैवल की, फिर ट्रांसमिट की तो S2 के थ्रू, फिर ट्रांसमिट की Q के थ्रू तो ये रीजन S3 में चली गई, तब इसका जो ये हमारी ट्रांसमिटेड वेव होगी दैट इज़ अल्फा 4 y नॉट, इसकी एम्पलीट्यूड हो गई cos ऑफ ओमेगा t माइनस 4 के एक्स. पहले फेज़ की बात कर लेते हैं. फेज़ की बात कुछ ऐसे होगी कि यहाँ पे ट्रांसमिट हुई तो क्लियरली कोई फेज़ डिफरेंस नहीं आया, फिर से ट्रांसमिट होने की बात हो रही, कोई फेज़ डिफरेंस नहीं आएगा, दैट इज़ परफेक्ट. अल्फा 4 y नॉट कुछ एम्पलीट्यूड हो गई फॉर सम पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा, अगेन परफेक्ट. यहाँ पे माइनस साइन अटैच्ड है क्योंकि प्लस डायरेक्शन में ही ट्रैवल करिए, अगेन परफेक्ट. एक चीज़ देखो, ओमेगा टी माइनस 4 के एक्स आ गया है एंड दिस इज ऑल्सो एज परफेक्ट एज इट शुड बी. क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ पे आती है तो हमें बेसिकली पता है ये वेव कुछ ऐसे चेंज हो जानी चाहिए क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जा रही है. कितने टाइम्स, 4 टाइम्स डेंसर में, मतलब इसकी स्पीड हाफ हो जानी चाहिए. तो ओमेगा और के का रेशियो क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए. यहाँ पे 2k होगा एंड यहाँ पे ओमेगा होगा, ऑलराइट. या फिर यहाँ पे हाफ कर दो एंड यहाँ पे 1 होगा. द मोर अप्रोप्रिएट वे टू डू दिस इज कि इन कन्वेंशन के हिसाब से ओमेगा टी माइनस 2k हो जाएगा. एंड जब ये यहाँ से ओमेगा टी माइनस 2 के यहाँ पे बेसिकली है, जब ये फिर से इस रीजन में जाए तो 4 टाइम्स लिनियर मास डेंसिटी फिर हो गई, तो उस केस में फिर से स्पीड हाफ हो जाएगी. मतलब ओमेगा टी माइनस 2 के है तो यहाँ पे k के इन फ्रंट कोएफिशिएंट फिर डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4k. एंड यहाँ पे क्या है, cos ओमेगा टी माइनस 4kx. मतलब दिस इज एग्जैक्टली द एक्सप्रेशन दैट शुड बी फॉर द वेव दैट हैज ट्रांसमिटेड थ्रू S3 टू S3. मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया. सो दैट इज़ बेसिकली हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. 2 चीज़ें ध्यान में रखनी थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए. ऑल्दो एंटायरली कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था, इसे देख के सॉल्व हम लोग कर सकते हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग हियर. हम लोगों ने कुछ स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं, वी आर बेसिकली ऑब्जर्व. 2 चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी थी. एक चीज़, इनफैक्ट 3. एक चीज़ कि जैसे ये मीडियम चेंज करती है, ट्रांसमिट करती है, तो इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी. उसके हिसाब से हमें कोएफिशिएंट्स ऑफ ओमेगा एंड के का रेशियो का हमें एडजस्ट करना है. दूसरी चीज़, जब कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है तो पाई अमाउंट से फेज डिफरेंस आ जाना चाहिए. एंड तीसरी चीज़, जब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तो के एक्स एंड ओमेगा टी उस केस में ऐड होते हैं. एंड देन वी हैव कम्प्लीटली सॉल्व्ड आवर 7th प्रॉब्लम ऑल्सो. तो ऐसे 5, 6, 7 प्रॉब्लम solve कर लिया. And that was all for today's video of mine.